तो स्टूडेंट्स, अब से पहले आप जान चुके हैं कि आवर्त सारणी में किस प्रकार से तत्वों को मेंडलीव ने विकसित किया था। परमाणु भार को आधार मानते हुए उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया, लेकिन उसमें कुछ दोष रह गए थे जो आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक को आधार मानते हुए पुनः एक आवर्त सारणी प्रस्तुत की गई, जिसे हमने आधुनिक आवर्त सारणी कहा और उसमें तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा। पहली आवर्त सारणी में जो मेंडलीव की थी उसमें आधार था परमाणु भार और नई आवर्त सारणी में रहा परमाणु क्रमांक। हालांकि परमाणु क्रमांक को आधार मानने पर कई दोषों को दूर किया जा चुका था, लेकिन फिर भी उसमें हाइड्रोजन की स्थिति, लैंथेनाइड एक्टिनाइड को आवर्त सारणी से बाहर रखना, समस्थानिकों के स्थान की स्थिति जैसे दोष रह गए थे। पुनः इस आवर्त सारणी में बोहर जैसे वैज्ञानिकों ने काम किया और एक नई आवर्त सारणी जिसे हमने दीर्घाकार आवर्त सारणी का नाम दिया है वो प्रस्तुत की। हालांकि दीर्घाकार आवर्त सारणी में भी तत्वों को रखने का जो आधार था वो परमाणु क्रमांक ही था, परंतु उसके साथ साथ एक और विशेषता इस आवर्त सारणी में थी, जो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं उनमें भी आवर्तता पाई गई। अतः हम कह सकते हैं कि दीर्घाकार आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के साथ साथ उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार मानकर बनाई गई थी। तो थोड़ा सा मैं संक्षेप में जो हमारी दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसका वर्णन करूंगा, क्योंकि कक्षा 10 में हमारे पास जो आवर्त सारणी का विश्लेषण है वो संक्षिप्त रूप है। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में भी तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। इसमें 7 क्षैतिज खाने थे। क्षैतिज खाने का अर्थ आप समझ चुके हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन 7 थी, जिन्हें आवर्त नाम दिया गया। पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां। इन्हें आवर्त नाम दिया गया और 18 ऊर्ध्व खाने थे, जिन्हें समूह के नाम से जाना गया। और जब ये आवर्त सारणी तैयार की गई थी, इन समूह को 18 खानों को फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, एट्थ को पुनः 3 भागों में बांटा और फिर 0 और उसके साथ फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी और सेवेंथ बी। तो इस प्रकार से कुल मिला के 18 खानों को नामकरण किया गया। लेकिन IUPAC ने अपने नवीन संशोधन के अनुसार इन्हें 1 से 18 समूह नाम दिया गया। तो वर्तमान में 2 पद्धतियां प्रचलित हैं। एक पद्धति वो है जिसमें हम फर्स्ट ए, सेकेंड ए, फिर थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, एट्थ और फिर थर्ड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए एंड 0 इस तरह से नाम देते हैं और फिर 1 से लेके 0 तक नाम दिया गया, 18 तक नाम दिया गया है। इस प्रकार से कुल 18 खाने हमारे बनते हैं। ये तो था एक संक्षिप्त विवरण। यदि मैं तत्वों की बात करूं तो पहले आवर्त में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32 और 7वां अभी अपूर्ण है। इस प्रकार से तत्वों को रखा गया है। क्योंकि पहले, दूसरे और तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कम है, इस कारण से इन्हें लघु आवर्त कहा गया। और चौथे, पांचवें और छठे में तत्वों की संख्या अधिक है, इस कारण से इन्हें दीर्घ आवर्त कहा गया। 7वें आवर्त में अभी भी तत्वों की खोज जारी है और इसे अपूर्ण आवर्त के नाम से जाना जाता है। ये तो था एक संक्षिप्त ब्यौरा।
जिसमें तत्वों को रखा गया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि तत्वों को जब हम आवर्तों में परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक आवृत्ता पाई जाती है। अगर आप देखेंगे यहां पर भी देखेंगे 2, 8, 8, 18, 18, 32, इन नंबर को मैजिक नंबर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि किसी भी समूह के किसी भी तत्व का अगर हमें परमाणु क्रमांक ज्ञात है तो हम अगले समूह के उस समूह के अन्य तत्वों के परमाणु क्रमांकों को इसी मैजिक नंबर से ज्ञात कर सकते हैं। अब एक और बात मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा बच्चों। एक प्रश्न आता है बोर्ड में बार बार कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक दे दिया जाता है और उसकी आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना की जाती है। तो मैं आपको बताता हूं तरीका किस प्रकार से आप किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को देखने पर आवर्त सारणी में उसके स्थान को ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए एक तत्व है X जिसका परमाणु क्रमांक 11 है और आपसे पूछा जाए बताइए इस तत्व की आवर्त सारणी में क्या स्थिति है। तो आपको करना क्या है, मैंने बताया था कि ये आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे बेस है, तो आपको इस 11 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कक्षा 9 में बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं, उसी का पुनः स्मरण करते हुए आप परमाणु क्रमांक के 11 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखेंगे। लिखे सब बच्चे अपनी कॉपी में, और जब मैं यहां पर ब्लैक बोर्ड पे बताऊं तो आप उसे मैच कीजिएगा कि आपने वो सही लिखा है या गलत लिखा है। ठीक, लिखिए और मैं ब्लैक बोर्ड पे करता हूं। परमाणु क्रमांक 11 है, कक्षाओं में गौर भरी योजना के अनुसार इसका वितरण करना है। तो सबसे पहले मैंने पहले कक्ष में लिखे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले कक्ष में आप जानते हैं उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। 11 में से 2 गए, 9 बचते हैं। 2 तो हमने यहां लिख दिए, 9 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचते हैं। अब दूसरे कक्ष को हम देखेंगे। दूसरे कक्ष की मैक्सिमम कैपेसिटी है 8। तो क्या इसमें 8 आ सकते हैं? क्योंकि हमारे पास 9 थे तो 8 मैंने इसमें लिख दिया। 2 और 8 10, बचता है 1 इलेक्ट्रॉन, वो गया तीसरे कक्ष में। तो इस प्रकार से 11 के 11 इलेक्ट्रॉन हमने बांट दिए। ये हुआ हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब मैच कीजिएगा, आपने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था वो यही है या गलत है। अगर वो सही है तो इसका मतलब आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की क्षमता अभी भी है। अगर गलत है तो मेरा निवेदन है इसे पुनः आप तैयार करें। चलिए अब मैं आगे बढ़ते हैं। 2, 8, 1 कितने कक्षों में इलेक्ट्रॉन बटे? 3। जितने भी कक्षों में इलेक्ट्रॉन बटेंगे इसका अर्थ है उसका आवर्त संख्या है। तो आवर्त हुआ इसका 3, थर्ड, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा। अगर ये 4 में बढ़ते तो 4, 2 में बढ़ते तो 2, 1 में बटा है तो 1। ठीक, अब हम बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन देखेंगे। मैं पुनः आपको बता दूं कक्षा 10 में चूंकि आपके पास बेसिक है तो केवल सामान्य तत्व के ही आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की स्थिति के आधार पर आवर्त सारणी में आपसे स्थिति पूछी जाएगी। संक्रमण और अति संक्रमण तत्वों की स्थिति आपसे नहीं पूछी जाएगी। तो अब हम देखते हैं सबसे बाहरी कोश। सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अगर सबसे बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है उसका समूह या वर्ग हुआ फर्स्ट, यानी कि 1। और पुराने विन्यास से बता दूं, चूंकि आपके सामान्य तत्व है तो हम इसे 1A के नाम से भी जान सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आवर्त सारणी में किसी भी तत्व की स्थिति के बारे में विवेचना कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो मैं समझता हूं आप आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति जानना सीख गए होंगे। अब जल्दी इसके साथ एक और मैं बात बता दूं, आप कोई भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो सामान्य तत्व की श्रेणी में आता है उससे आप अपनी इस चीज को रिकॉल कर सकते हैं, इसे मान सकते हैं। चलिए एक और मैं स्थिति बता दूं, जल्दी से मैं आपको गुणों की आवर्तता के बारे में बता दूं। गुणों की आवर्तता निकालने के लिए हमारे पास 2 सिस्टम है बढ़ने के। जब हम किसी आवर्त में आगे बढ़ते हैं
या जब हम किसी समूह में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप ये तो जान चुके हैं इस स्थिति से, अगर आवर्त है तो इसका मतलब है कक्षों की संख्या एक जैसी रहनी है। तीसरे आवर्त की अगर मैं बात करूं तो तीसरे आवर्त में चाहे जितने भी तत्व आ जाए उनमें कक्ष कितने रहेंगे, 3 ही रहेंगे। कक्ष कितने रहेंगे, 3 ही रहेंगे। अगर चौथे में जाता है तो उसमें कक्ष कितने रहेंगे, 4 हो जाएंगे। पांचवें में जाएगा तो कक्ष कितने हो जाएंगे, 5। सेकंड वाले में 2, फर्स्ट वाले में 1। इस प्रकार से कक्षों की संख्या उनकी परिवर्तित हो जाएगी जैसे जैसे उसका आवर्त बदलेगा। लेकिन समूह में क्या है, पहले में है तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में है तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड ए में आएगा तो 3, 4, 5, 6, 7। अगर 8 आता है, अगर 8 आता है बाहरी कक्षा में तो इसका मतलब 8वां समूह कतई नहीं है, इसका मतलब है वो समूह है 0। इस बात को आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। अगर बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो समूह 8 नहीं है, समूह है 0। क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा है कि ये जो स्थिति है, ये जो फार्मूला है, ये सामान्य तत्वों पर लगेगा। तो मैं जानता हूं आज आप आवर्त दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को रखने की स्थिति को जान चुके होंगे। इसका पुनः अभ्यास कीजिए, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। अगली वीडियो में इससे आगे की स्थिति के बाद हम विकसित करेंगे।